अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हक़ बात। ख़वातीनो हज़रात, आज असद उमर साहब ने भी पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, यानी कि सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से वो अपने आप को बर्खास्त कर चुके हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब भी आज अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और पार्टी हमें अब जो टूटती हुई है वो नज़र आ रही है। इसके ऊपर तफसीलन तजिया करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उस पर फॉलो करें। ख़वातीनो हज़रात, हम देख रहे हैं कि माजी में भी हमारे सामने यही सब कुछ हमें नज़र आता रहा होगा। हम तो छोटे थे, आप में बहुत से लोग जो बड़ी उम्र के होंगे वो भी देख रहे होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि किस तरह मुल्क के अंदर सबसे बड़ी जमातों को तोड़ा गया, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे फिर नून लीग के साथ भी ऐसा किया गया। जो पार्टीज थी जब भी वो ताकतवर होती थी तो उनको तोड़ने की कोशिश की जाती थी, और सेम इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन इसमें मेन किरदार कौन होता है? मेन किरदार हमेशा से वो हुकूमत रहती है, जो कि हुकूमत है। यानी अगर आप देखें कि जो इमरान खान साहब थे जिनके दौर में, उनके दौर में भी अपोजिशन को दीवार के साथ लगा दिया गया था और इदारों को इस्तेमाल करके उनके ऊपर मुकदमात यानी जो बनी हुए थे उनको तेज करवाया जाए, बंदे अंदर डलवाए जाते थे। नवे नवे रोज के लिए, 3-3 4-4 महीनों के लिए, साल के लिए बंदे जेल में थे। वो सब कुछ इमरान खान साहब की दौर में हुआ। लेकिन क्या था कि केसेस जो थे वो करप्शन के केसेस थे, ना कि इस तरह के गद्दारी के और दहशतगर्दी के मुकदमात में थे। एक मुकदमा था राना सनौल्ला का, वो आज भी हम कहते हैं और वो उस पर आगे बात करते हैं कि पार्टी के अंदर अब देखें कि इमरान खान साहब को क्या क्या भुगतना पड़ेगा जो कुछ उन्होंने माजी के अंदर किया। अब बात करते हैं सबसे पहले चौधरी फवाद हुसैन साहब की। चौधरी फवाद हुसैन साहब इतने ज्यादा, यानी वो दिल गुर्दा रखने वाले इंसान नहीं है। वो तो उस दिन पता चल गया था जब उनको गिरफ्तार किया गया था उनकी बीवी बच्चों के सामने, और वो जब जेल से होके आए थे और इंटरव्यू के अंदर बैठे हुए थे तो उन्होंने वो रो पड़े थे कि मुझे बच्चों के सामने गिरफ्तार कर लिया गया और ये वो, यानी वो दिल बर्दाश्त हो चुके थे और वो इतना ज्यादा सह नहीं सकते थे। एक बंदे को लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दी है और जमानत के बावजूद पुलिस उनके पीछे भागती है और वो अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अदालत के हाथे में इसलिए जाते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सकें, दोबारा ना गिरफ्तार किया जाए। जैसे हमारे जो वजीर खारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, चले आम आदमी को तो छोड़ दें, आम आदमी का यह है कि कोई नहीं सुनेगा या चले चलता रहता है। आम आदमी को तो वैसे भी भेड़ बकरियां समझते हैं ये तमाम के तमाम इदारे, और हर कोई जो भी लीड क्लास है या मुल्क के अंदर जिसका राज है वो तो भेड़ बकरियां समझते हैं आम आवाम को। ना ही उनको हक राय दे देनी है, ना ही उनको हक राय आज़ादी देनी है, कुछ भी नहीं देना। बस उनको भेड़ बकरियों की तरह यह कहना है कि आप मुल्क को बस सपोर्ट करते रहो। वजीर खारजा होने के बावजूद शाह महमूद कुरैशी को जो ही बाय किया जाता है फौरन उठा के फिर अंदर कर दिया जाता है। और इसी तरह फवाद चौधरी को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, वो भाग निकले। उसके बाद फिर वो फौरन तौर पे उन्होंने मजम्मत की, मजम्मत जो कि उन्हें पहले करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने की। और उसके बाद फिर उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। और पार्टी छोड़ने के बाद आज ना मतलूब हैं वो पुलिस को, ना उनके ऊपर, अगर उनके ऊपर मुस्तकबिल में कोई ऐसे मुकदमात नहीं बनाए जाते या उन मुकदमात को मौसर तरीके से आगे नहीं चलाया जाता तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि जो असद उमर साहब को आज कहा गया, चीफ जस्टिस के जो औरंगजेब साहब थे, उनका नाम मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन उनके रिमार्क्स कोई जिस तरह के थे कि अगर जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तब तक ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में किए गए, क्या ये किए गए या नहीं किए गए इसका नहीं पता, लेकिन पूरे सोशल मीडिया क्या हर तरफ ये जो रिमार्क्स हैं वो गर्दिश कर रहे हैं कि आज ये एक जस्टिस ने ये रिमार्क्स पास किए हैं। तो आप देखिए कि मुल्क के अंदर जो अदलिया है, जो कि असद उमर साहब जब उन्होंने कहा कि अदलिया के फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, यानी अदलिया बंदे को बाहर निकालती है, उसको छुड़वाती है पुलिस से और फौरी तौर पे पुलिस फिर पकड़ लेती है। यानी मतलब आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो हालात हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनकॉम्पिटेंस की वजह से हैं। एक तो गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस और दूसरा फिर हमारे इदारों में सबसे बड़ी जो इनकॉम्पिटेंस है वो हमारी अदलिया की है इस वक्त। दूसरी तरफ एक पार्टी तो है जो अदलिया के साथ खड़ी है, जो कि नारे मार रही है कि हम अदलिया के साथ हैं, हम अदलिया के साथ हैं, लेकिन अदलिया क्या कर रही है? जब 14 मई का फैसला दे दिया गया, अंदर तकसीम मौजूद है जो कुछ है, लेकिन जब 14 मई का फैसला दे दिया गया तो 14 मई के फैसले के ऊपर अब ये 2 हफ्ते 3 हफ्तों के अंदर अंदर फैसला किया जाए कि किसने कानून को वायलेट किया, क्योंकि कानून टूट चुका है। ये नहीं हुआ कि
खिलाफ वर्जी हुई है या ये हुआ है, कानून ही टूट चुका है। एक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, 120 दिन से ऊपर चले गए और पता नहीं आगे भी इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिस इदारे पे या जिस शख्सियत पे, जिन काबीना पे, पार्लियामेंट पे, जिस पे लगनी है वो लगा के बताएं अवाम को, क्योंकि ये अवाम का हक है वोट डालना। अवाम का हक है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो हुकूमत करें। 90 दिन से ज्यादा कोई निगरान गवर्नमेंट नहीं चल सकती और ये गैर आईनी है जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है। लेकिन पंजाब के जो असम्बली है उसका तो 14 मई को वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है उसका किसी को याद ही नहीं है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा कि वहां पे भी एक असम्बली टूटी है, उसके भी इलेक्शन करवाने हैं। और वहां के जो हमारे क्या गवर्नर हैं उन्होंने अभी तक तारीख नहीं दी। यानी खुल्लम खुल्ला इस किस्म का कानून वायलेट किया जा रहा है और कानूनी खिलाफ वर्जियां और आइन को तोड़ा जा रहा है इस सारे के सारे इस हुकूमत ने और इस दौर में जो पिछले पूरे 1 साल में हुआ है। ये कभी किसी हुकूमत में हमने नहीं देखा था और ना ही हमने कहीं सुना या पढ़ा था। साथ में असद उमर साहब ने भी पार्टी के जो ओहदे से इस्तीफा दे दिया है सेक्रेटरी जनरल के, और पार्टी में अब वो अभी मौजूद हैं। अब देखा जाए तो जब तक असद उमर, शाह महमूद कुरैशी साहब भी दूसरी पार्टी से आए थे, फवाद चौधरी साहब की बात मैं ये करने लगा हूं, हो सकता है आप बहुत से लोग डिसएग्री करें कि ये जो कुछ हुआ था, यानी जो इमरान खान साहब ने एक कानून तोड़ा था जब उन्होंने उनके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता था, उन्होंने जो स्पीकर ने रूलिंग कलअदम करा, रूलिंग दे के और वो नो कॉन्फिडेंस वोट की मोशन को कलअदम करार दिया था, एक गैर कानूनी अमल किया गया था जिसके ऊपर जो हमारी अदलिया थी उन्होंने असम्बलियों को दोबारा बहाल किया, जो कि एक क्या कहते हैं कि बहुत से लोग कहते थे कि ये पता नहीं कैसे उन्होंने कर दिया, ये है वो है, लेकिन वो गैर कानूनी तरीका था उसको, जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई थी उसको कलअदम करने का, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा फैसला करके असम्बलियों को दोबारा रिस्टोर किया। लेकिन वो किसका था? वो था चौधरी फवाद हुसैन साहब का। फिर जब पंजाब की असम्बलियां तोड़ी गई और खैबर पख्तूनख्वा की, तो इसके अंदर भी फवाद चौधरी मेन स्ट्रीम में थे, मतलब मेन किरदार थे। उनके साथ फिर और बहुत से लोग थे, जिस तरह आजम सवाती साहब हो गए और उनके साथ और भी बहुत से लोग थे। इन लोगों ने इमरान खान साहब को मशवरे दिए, इन्होंने यानी अगर कानूनी राय है तो वो सबसे ज्यादा फवाद चौधरी साहब ने दी। और आज फवाद चौधरी साहब अलहदा इसलिए हो गए, हम उनको कोई तनकीद नहीं करते क्योंकि हो सकता है उनके ऊपर प्रेशर हो, सब कुछ होगा, सबके ऊपर प्रेशर है इस वक्त। क्यों प्रेशर है? प्रेशर इसलिए है कि अब तमाम के तमाम वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि हमारी जिंदगियां अजीरन हो चुकी हैं, यानी घर में बीवी बच्चों तक को नहीं छोड़ा है, उठा के पुलिस लेके जा रही है थानों में, तो जाहिर बात है वो यही कहेंगे कि छोड़ो सियासत को, और सियासत छोड़ रहे हैं। पार्टी, ना सिर्फ पार्टी, कुछ लोग तो चलो पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन जो बड़े रहनुमा हैं वो सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि सियासत छोड़ रहे हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर है कि पहले ही लीडरशिप का फुकदान है, और जो कोई अच्छे लीडर रह गए हैं जिस तरह श्री मजारी साहिबा थी, कल असद उमर साहब अगर पार्टी छोड़ते हैं तो वो पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे, वो इमरान खान साहब का साथ तो नहीं छोड़ेंगे, वो डायरेक्ट ही क्या करेंगे, सियासत छोड़ देंगे। और असद उमर जैसा शख्स भी सियासत अगर छोड़ दे तो देखिए फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और पार्टी में कौन रह गया? फिर वही जमातें रह जाएंगी, दो जमातें फिर वही हुकूमत करेंगी और पाकिस्तान इसी तरह का यरगमाल बना रहेगा दो खानदानों के पास। या तो फिर वो दो खानदान जमहूरियत लेके आए ना, अपने खानदान से बाहर निकलें और दूसरों को टिकट्स दें और दूसरों को वजीर आजम और वजीर आला बनने दें, फिर तो ठीक है, फिर तो मानेंगे जमहूरियत, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यही कुछ करना है, यही खानदानी जो है इसको कारोबार बना के और बस एक बेटा वजीर आला तो बाप वजीर आजम, तो यही करना है, और बाप के बाद फिर बेटी वजीर आजम, तो फिर हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो यही रहेगा जो आज है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से समझ आई होगी। और आखिर में यही कहते हैं कि इदारों के साथ इदारों पर तनकीद जो है वो बेमानी है, क्योंकि इदारों की ये गलतियां नहीं हैं, इदारों की कुछ गलतियां हैं, लेकिन ये गलतियां इदारों की नहीं है, ये प्योर एक पॉलिटिकल क्राइसिस है जिसको पॉलिटिकल तरीके से हैंडल किया जा सकता है। लेकिन साथ में जो कानून राइज करना है, जो कि फैसले इंप्लीमेंट करवाने हमारे अदलिया ने, वो भी इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो फैसले इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे सही तरीके से। एक बंदे को जब छोड़ा जाता है, दोबारा उसको पुलिस जब गिरफ्तार कर लेती है, तो फिर क्यों नहीं अदलिया मौसर तरीके से उससे पूछती कि क्यों आप ये कर रहे हैं? आप डायरेक्ट आईजी पंजाब से पूछें, आप वजीर दाखिला से पूछें,
اور وزیر داخلہ پنجاب سے آپ پوچھیں کہ کیوں یہ ہو رہا ہے، آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں، یا پھر جو گمشدہ لوگ تھے ان کے اوپر تفصیلاً ایک ویڈیو بنائیں گے، انشاءاللہ آگے بتائیں گے، کیونکہ ٹاپک اور زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔